दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन वी कवर्ड इन द लास्ट सेशन कि डोकर क्या है, डोकर से रिलेटेड जो भी सिंपल इंट्रोडक्शन था वो हमने कवर कर लिया। अभी हमारा जो सेशन है वो हम डोकर आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। आर्किटेक्चर के बाद में हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, डोकर का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। और फिर हम कुछ डोकर की कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डोकर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी टूल को, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप सीखते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको उसका आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि कौन से कंपोनेंट उसके अंदर यूज होंगे, किस कंपोनेंट को किस पर्पस से यूज किया जाने वाला है, कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, वो चीजें हम लोग आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। बाकी डोकर के बारे में अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डोकर, दैट इज डोकर। आप जा सकते हो, सिर्फ सिंपल आपको डोकर लिखना है, docker.com, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे जाओ, आपको डोकर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। डोकर की पार्टनरशिप किस किस के साथ है, यानी कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर डोकर यूज हो रहा है, तो एडब्ल्यूएस के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इन सब के ऊपर आपको डोकर कंट्रैक्शन यूज होता हुआ मिलेगा। डोकर हब उसकी एक रेपोजिटरी है जिसके बारे में उसने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप डोकर को इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये सारी चीजें उसने डिफाइन कर रखी है। डोकर की अगर आपको कभी इन फ्यूचर अगर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी या फिर आपको कुछ पता नहीं है तो आप जा सकते हो docs.docker.com। ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी docs.docker.com के ऊपर। यहाँ पे आप डोकर के बारे में जितना पढ़ सकते हो यू कैन गो विद दैट। पूरा डोकर का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, कौन सी कमांड्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या काम करता है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डोकर यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर। डोकर फाइल क्या होती है, डोकर कंपोज क्या है, आप कैसे डोकर कंपोज राइट कर सकते हो, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को विजिट कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े। ऑब्वियस बात है ना कभी हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी, तो फिर हम देखेंगे कहाँ पे, कहाँ से हेल्प लेंगे, बिकॉज ट्रेनर इज नॉट ऑलवेज विद यू। कभी कभी तो ट्रेनर से आप कॉन्टेक्ट कर पाओगे, बट ऐसा थोड़ा ना कि जब भी हमें इमरजेंसी हुई, हमें खुद से कुछ देखना हुआ तो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो उसके लिए आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है docs.docker.com। आप जा सकते हो, वहां से विजिट कर सकते हो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को। अब डोकर आर्किटेक्चर की मैं बात करता हूँ, तो डोकर आर्किटेक्चर क्या है। तो लास्ट सेशन का मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डोकर बेसिकली, डोकर आपको क्या करता है, डोकर आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दैट विल प्रोवाइड यू द कंटेनर्स, जो आप कंटेनर क्रिएशन करता है, जो आपका ओएस आइसोलेशन करके देता है, जो आपको ओएस वर्चुअलाइज करके देता है। ये आपका डोकर का लास्ट सेशन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया जो आपने पढ़ा है। अब हम डोकर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो डोकर आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली फोर फोर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डोकर होस्ट। सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा डोकर क्लाइंट। देन थर्ड कंपोनेंट हमारा जो है वो है डोकर इमेजेस। फोर्थ कंपोनेंट जो है हमारे पास दैट इज डोकर इमेज रजिस्ट्री सर्वर, यू कैन से डोकर रजिस्ट्री सर्वर। देन फिफ्थ कंपोनेंट, जो सबसे लास्ट कंपोनेंट जो हम बात करेंगे, वो करेंगे डोकर कंटेनर के बारे में। तो पूरे के पूरे डोकर जो आप पढ़ने वाले हो उसके अंदर ये पांच कंपोनेंट ही होते हैं। आपको इन्हीं पांच कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। एक एक कंपोनेंट के बारे में हम पता करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस पर्पस से यूज होता है, कौन से कंपोनेंट का क्या रोल है। सबसे पहला हम बात करते हैं डोकर होस्ट। डोकर होस्ट क्या है? तो डोकर होस्ट जहां पे आपका डोकर इंजन, जहां पे आप रन करोगे, जहां पे आपका डोकर सॉफ्टवेयर चल रहा होगा जिस मशीन के ऊपर, उसी मशीन को हम क्या कह रहे हैं, डोकर होस्ट कह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दैट आई हैव अ मशीन। मेरे पास यहाँ पे एक मशीन है, जिस मशीन के ऊपर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे लाइनेक्स डाल दो, विंडोज डाल दो,
आपने यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले मैं आपको बता देता हूँ दैट डोकर इज पोर्टेबल, यानी कि डोकर को आप किसी भी ओएस पे डाल सकते हो, आप विंडोज पे डाल सकते हो, आप लिनक्स पे डाल सकते हो, वो ओएस डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जिस कम्युनिटी ने डोकर को बनाया था उस कम्युनिटी का खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसका सिर्फ टूल है, उसका खुद खुद का कोई डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू आर गोइंग टू इंस्टॉल द डोकर ऑन द रैल ओनली, सेंटोस ओनली, विंडोज ओनली। डोकर इज पोर्टेबल, आप डोकर को किसी भी ओएस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो भी आपकी मशीन है जिसके ऊपर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने डोकर नाम का एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है, या फिर ये मैं कहूं कि डोकर इंजन आप कह सकते हो, इसको सॉफ्टवेयर कह दो या फिर डोकर इंजन कह दो, आपने डोकर वहां पे इंस्टॉल कर रखा है, तो इस मशीन को आप क्या कह सकते हो, दिस मशीन इज द डोकर होस्ट। डोकर मशीन जो क्या हो गई है, डोकर होस्ट। यस, डोकर जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है क्या, मतलब यस, अवेलेबल है क्या? डोकर डोकर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जिस मशीन के ऊपर आपका डोकर इंजन चल रहा होगा उसी मशीन को हम क्या कह रहे हैं, डोकर होस्ट कह रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे डोकर होस्ट हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डोकर इंजन की हेल्प से आपको कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होगी, तो डोकर इंजन की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पे कंटेनर्स बनाओगे। You are going to build a container और in that container you are going to deploy that application। इस कंटेनर के अंदर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे। ये कंटेनर्स, who will create the container, who will manage these container, ये आपका डोकर इंजन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने चाहो उतने कंटेनर सेटअप कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास फिजिकल रिसोर्स कितना है, यानी कि इस डोकर होस्ट के पास जितना रिसोर्स होगा उतनी ही तो एप्लीकेशन आप चला पाओगे। ऐसा थोड़ा ना है कि आप कंटेनर मिल गया तो आप कितनी भी एप्लीकेशन चला लो, पीछे बैकएंड की रिसोर्स से फर्क ही नहीं पड़ता। ऑब्वियस बात है, जब एप्लीकेशन रन करेगी तो उसको रिसोर्स चाहिएगा, और रिसोर्स कहां से लेगा, वो डोकर होस्ट से ही लेगा, क्योंकि रैम चाहिए तो वो यहीं से लेके आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्स कितना है, और हम इतना भी जानते हैं कि एक एक मशीन के ऊपर हम कितना रिसोर्स डाल सकते हैं उसकी भी लिमिटेशन होती है। जैसे आपके लैपटॉप की बात कर लूं, तो आपके लैपटॉप में रैम आप कितनी एक्सटेंड कर सकते हो, 16 GB, 32 GB, लिमिट होती है ना ऐसे। तो वैसे ही डोकर होस्ट पे लिमिट होती है कि इसका कितना रिसोर्स एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जितना रिसोर्स इसमें आप डाल सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आप उतनी ही एप्लीकेशन इस पर डिप्लॉय कर पाओगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको ज्यादा एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ेगी तो फिर क्या करोगे, आपका तो रिसोर्स पूरा यूज हो रहा है ना, और एप्लीकेशन तो आप इस पर डिप्लॉय नहीं कर सकते। उस कंडीशन के अंदर व्हाट विल यू डू, यू हैव टू सेटअप अनदर डोकर होस्ट। आपको एक और डोकर होस्ट क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 20 एप्लीकेशन को एक ही मशीन पे चला पाओ। डिपेंड करता है कि उस मशीन पे रिसोर्सेज कितने हैं, और आप रिसोर्सेज को एक्सटेंड करना चाहते हो तो लिमिट होती है एक्सटेंड करने। तो अगर आपके टोटल एक्सटेंड हो चुका है और एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, आप फर्दर एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो कंटेनर्स के अंदर, तो आपको एक और डोकर होस्ट सेटअप करना पड़ेगा। डोकर होस्ट का मतलब क्या है कि एक मशीन जिसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और जिसके अंदर आपने ओएस वर्चुअलाइजेशन करने के लिए डोकर इंजन डाल रखा है, उसी मशीन को मैं क्या कह रहा हूं, डोकर होस्ट कह रहा हूं। सो आई थिंक आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज डोकर होस्ट क्या होता है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ, ये आपका डोकर होस्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज डोकर क्लाइंट। अब डोकर क्लाइंट क्या है। अब सपोज करो कि आपके पास मल्टीपल डोकर होस्ट हुए, यानी कि मेरे पास अगर इन फ्यूचर 5 डोकर होस्ट हुए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं बस एक 5 डोकर होस्ट का, दैट आई हैव 5 डोकर होस्ट अवेलेबल इन माय इन्वायरमेंट। अब ये मत पूछना कि 5 डोकर होस्ट मैंने क्यों सेटअप किए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स लिमिटेशन। एक डोकर होस्ट पे कितने रिसोर्स ऐड कर सकते हो उसकी एक लिमिट होती है। तो जितना उसके पास मैक्सिमम रिसोर्स होगा उतनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन चलानी है तो आपको डोकर होस्ट नंबर भी क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। एक ही डोकर होस्ट के ऊपर आप सारी एप्लीकेशंस नहीं चला पाओगे।
कॉन्फ्लिक्शन की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कॉन्फ्लिक्शन तो दूर कर दिया ना कंटेनर ने, तो फिर भी आप मल्टीपल एप्लीकेशन क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपके पास रिसोर्स लिमिटेशन है। आप 10 एप्लीकेशन चलाओ, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा ना चला पाओगे। 10 एप्लीकेशन तो आपका इतना रिसोर्स तो यूज कर ही लेंगे। उस केस के अंदर आपको डोकर होस्ट के नंबर क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पास मेरी कंपनी एनवायरमेंट के अंदर मेरे पास अगर 5 डोकर होस्ट, और अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर डोकर होस्ट के ऊपर जाके कोई कंटेनर सेटअप करना है, सपोज दिस इज माय डोकर होस्ट नंबर 1, दिस इज माय डोकर होस्ट नंबर 2, दिस इज माय डोकर होस्ट नंबर 3, this is my docker host number 4, this is my docker host number 5। अब मुझे डोकर होस्ट 3 के ऊपर जाके एक कंटेनर सेटअप करना था, एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी थी कंटेनर के अंदर, और हर किसी के ऊपर क्या चल रहा है? आपका डोकर इंजन चल रहा है। मुझे डोकर होस्ट 3 के ऊपर क्या करना है? एक कंटेनर के अंदर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। कैसे करोगे? सिंपल चीज है ना, पहले तो उस पर लॉग इन करना पड़ेगा। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? डोकर होस्ट 3 पे लॉग इन करोगे, फिर यहाँ के डोकर की, यहाँ पे डोकर इंजन से आप कमांड फायर करोगे, तब यहाँ पे एक कंटेनर सेटअप होगा और उसके अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय अ कंटेनर, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिप्लॉय एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन आप ऐसे डिप्लॉय करोगे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ के डोकर इंजन से मैं वहां के डोकर के ऊपर कोई कंटेनर सेटअप कर दूं, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे अगर कोई कंटेनर सेटअप करना है तो इसके डोकर इंजन से आपको कमांड चलानी पड़ेगी, इसके डोकर इंजन को आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, और वो इंस्ट्रक्शन कैसे दोगी? इस मशीन पे लॉग इन करने के बाद। तो इन फ्यूचर अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर एक्सटेंड हो जाते हैं डोकर होस्ट के, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तो पहले तो ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल नहीं आया था। उस टाइम पे एक टूल पॉपुलर हुआ था जिसको कहते थे डोकर क्लाइंट। तो यानी कि आपको एक मशीन सेटअप करनी है जिसको हम क्या बुलाएंगे? जिसको हम कहेंगे डोकर क्लाइंट। अब डोकर क्लाइंट आपको क्या फैसिलिटी देगा कि डोकर क्लाइंट में आपको ये नंबर ऑफ डोकर होस्ट क्या करने हैं? ऐड कर, कि जिन भी डोकर होस्ट को आप मैनेज करना चाहते हो वाया द डोकर क्लाइंट, आपको वो नंबर ऑफ डोकर होस्ट इसमें क्या करने हैं? ऐड कर। अब आपको ईच डोकर होस्ट पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ कहां लॉगिन करना है? आपको सिर्फ डोकर क्लाइंट पे लॉगिन करना है। वेयर यू वांट टू लॉगिन? यू हैव टू लॉगिन ऑन द डोकर क्लाइंट। और जिस भी डोकर होस्ट के ऊपर आपको कंटेनर सेटअप करना होगा, आप यहीं से कमांड फायर करो, उस डोकर होस्ट पे जाके कोई कंटेनर सेटअप कर दिया जाएगा। आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है कोई कंटेनर के अंदर, तो आपको डोकर क्लाइंट पे बैठ के आप कमांड चलाओ, उस पर्टिकुलर डोकर होस्ट के ऊपर जाके आपका कंटेनर क्या कर दिया जाएगा? बिल्ड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी जाएगी। यानी डोकर क्लाइंट ने आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड किया। व्हाट इट विल प्रोवाइड यू? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट आपको यहां से मिल गया। यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डोकर होस्ट होंगे, सो यू कैन मैनेज ऑल द नंबर ऑफ डोकर होस्ट फ्रॉम अ सिंगल मशीन। आपको उनके लिए ईच डोकर होस्ट पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिंगल मशीन पे बैठ करके आप सभी डोकर होस्ट को मैनेज कर सकते हो। वहां पे आप कंटेनर क्रिएशन, कंटेनर डिलीशन, है ना, इमेजेस को पुल करना, कोई इमेजेस, तो ये सारे ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म वाया द डोकर क्लाइंट। डोकर क्लाइंट से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अब आप कहोगे सर कुबरनेटीज क्यों आया? भाई जब डोकर क्लाइंट था ही तो कुबरनेटीज की क्या जरूरत पड़ गई? तो मैंने क्या कहा कि डोकर क्लाइंट विल प्रोवाइड यू द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, बट अभी भी आपको डोकर क्लाइंट में बहुत फैसिलिटीज नहीं मिलेगी हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर ये डोकर होस्ट डाउन हो गया तो इसके ऊपर 10 कंटेनर चल रहे थे, 10 एप्लीकेशन रन कर रही थी, तो वो 10 एप्लीकेशन, अगर ये डोकर होस्ट डाउन होगा तो 10 की 10 एप्लीकेशन दूसरे डोकर होस्ट पे चली जाए। क्या कर सकते हो? ऐसा इसके थ्रू नहीं कर सकते। स्केल करना है, स्केलेबिलिटी आप नहीं कर सकते। किसी एक एप्लीकेशन में डबल लोड आ गया तो आप उसी कंटेनर को स्केल करना चाहते हो, मल्टीपल कॉपीज आप उसकी बनाना चाहते हो, सभी कॉपीज के ऊपर लोड बैलेंस करवाना चाहते हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ना हाइबिलिटी कर सकते हो, स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट बेस्ड आइसोलेशन नहीं कर सकते, यूजर बेस्ड आप नहीं कर सकते काम। यानी बहुत सारे वर्क हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो डोकर क्लाइंट टेक्नोलॉजी मार्केट से गायब हो चुकी है, इसको यूज नहीं किया जाता अभी। तो डोकर क्लाइंट की बजाय आज के टाइम पे आप यूज करते हो
ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स। डोकर क्लाइंट की बजाय फिलहाल मार्केट में क्या चल रहे हैं? ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो बस इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि डोकर क्लाइंट क्या है। बाकी मार्केट में अभी ऑर्केस्ट्रेशन और मैनेजमेंट टूल यूज होते हैं, जिसमें कुबरनेटीज एक है और ओपनशिफ्ट। ये ऑर्केस्ट्रेशन और मैनेजमेंट टूल हम लोग यूज करते हैं मार्केट के अंदर फिलहाल। तो डोकर क्लाइंट जो है वो टेक्नोलॉजी मार्केट से गायब हो चुकी है। सो आई थिंक यू ऑल गोट व्हाट इज डोकर क्लाइंट। डोकर क्लाइंट क्या है पता चल गया आपको? हाँ, तो या हम कुबरनेटीज यूज करें या फिर ओपनशिफ्ट यूज करें? आप कुबरनेटीज पे वर्क करोगे, अच्छा। आप कुबरनेटीज को सीखोगे, क्योंकि ओपन शिफ्ट जो बना है वो कुबरनेटीज को यूज करते हुए बना है। अच्छा। अगर ओपन शिफ्ट पे भी मूव करना है तो आपको डोकर कुबरनेटीज आना चाहिए, तब आप ओपन शिफ्ट सीख सकते हैं। ठीक है, वो ठीक। कुबरनेटीज को यूज करते हुए बना, क्यों? बिकॉज कुबरनेटीज इज द ओपन सोर्स। रेडिट ने कुबरनेटीज को उठाया है और उसको मॉडिफाई करके कुछ सर्विसेज और इंटीग्रेट करके अपना ट्रेडमार्क लगा के उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहे। ओपन शिफ्ट है उसका नाम दिया उसने, ओपन शिफ्ट। ओपन शिफ्ट भी आपका ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल है जो कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो कुबरनेटीज मार्केट, देखो मैं ये नहीं कहता कि मार्केट के अंदर आपकी कुबरनेटीज की ज्यादा डिमांड है, ओपन शिफ्ट की नहीं है। ओपन शिफ्ट की ज्यादा डिमांड है, कुबरनेटीज की नहीं है। दोनों मार्केट के अंदर पैरेलली वर्क करते हैं, दोनों का इक्वल मार्केट है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का मार्केट कम है, किसी का मार्केट ज्यादा है, किसी में ज्यादा ग्रोथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मार्केट के अंदर इक्वली स्टैंड करते हैं। अगर आपको कुबरनेटीज आता है तो आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। ओपन शिफ्ट के अंदर सारी चीजें ऑटोमेट करके दे दी गई हैं, कुछ नहीं करना वहां पे, सारी चीजें ऑटोमेट हो रखी हैं। ठीक है, तो फिर भी मार्केट के अंदर कुबरनेटीज डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। काफी इंडस्ट्री कुबरनेटीज पे वर्क करती है, काफी इंडस्ट्री ओपन शिफ्ट पे वर्क करती है, दोनों का मार्केट पैरेलल है। तो डोकर क्लाइंट आपको समझ में आ गया, व्हाट इज डोकर क्लाइंट। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है डोकर इमेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, डोकर इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है डोकर इमेजेस? तो डोकर इमेज क्या होती है? अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी पहले, आपको याद होगा लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एक टर्म बोली थी कि कंटेनर क्या करता है। कंटेनर कंटेन्स, और ये या फिर ये कहो कि कंटेनर कंटेन्स एप्लीकेशन, कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी कंटेनर में होती हैं। एप्लीकेशन की जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो कंटेनर में होती हैं। एप्लीकेशन की जितनी भी मिनिमल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन को तो डेटा चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, बाइनरी फाइल चाहिए, कॉन्फिग फाइल चाहिए, मिनिमल रिक्वायरमेंट हो गया। या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक यूटिलिटीज उसको रिक्वायर्ड है, उसके बिना वो नहीं चलेगा। जैसे कि सर्विस स्टार्ट करने के लिए सर्विस स्टार्ट वाली कमांड, ठीक है, या फिर डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सीडी कमांड, एलएस कमांड। तो बेसिक कुछ ओएस की फंक्शनलिटीज भी उसको चाहिए, ओएस बेसिक यूटिलिटीज, पूरा ओएस नहीं, बेसिक यूटिलिटी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। उसके साथ साथ उसको बाइनरी फाइल्स भी चाहिए, कॉन्फिग फाइल्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी जो एप्लीकेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी कहां होती है? कंटेनर के अंदर जो। अब ये कंटेनर के अंदर ये मिनिमल रिक्वायरमेंट्स आएंगी कहां से? क्योंकि हम तो आज तक सिर्फ इतना जानते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करना है। ओएस की बेसिक यूटिलिटी और ओएस के पास ही होती थी, ओएस की बाइनरी फाइल्स ओएस के पास ही होती थी। बहुत सारी चीजें हैं जो एप्लीकेशन के साथ नहीं आती। अब आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिस एप्लीकेशन के पास उसकी सारी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स। सो डोकर इमेजेस क्या होता है? डोकर इमेजेस मैं आपको बताऊं तो इट कंटेन्स द एप्लीकेशन and minimal requirement
ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की जितनी भी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है वो इस इमेज के अंदर होती है। एप्लीकेशन की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, जितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं, जो भी आपको बाइनरी फाइल्स रिक्वायर्ड है, तो डॉकर इमेज क्या होती है, ये बेसिकली एक पैकेज है, यू आप कह सकते हो एक पैकेज है जिसके अंदर सारी चीजें एप्लीकेशन के रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी की सारी चीजें इस इमेज के अंदर बाइंडेड है। यानी जब आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होगी तो आप उस एप्लीकेशन की इमेज को यूज करोगे। हर एप्लीकेशन की एक इमेज बना के आपको दी जाती है, और ये इमेज कौन बनाता है, ये इमेज बनाता है डोकर इंजीनियर, या फिर आप कह सकते हो डोकर एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे पता कि इस एप्लीकेशन की कौन सी मिनिमल रिक्वायरमेंट है? भैया हम्म, एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा ना जानता है कि ये जो एप्लीकेशन बनी थी टेस्टिंग के लिए, जो एप्लीकेशन आई है या फिर किसी पर्पज से जो एप्लीकेशन आई है, उसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चाहिए, ये उसी के इमेज जो बिहाफ पे आप तो। हाँ ये इमेज बोलो। जो आप बोल रहे हैं, जैसे अपना वो ओएस का इमेज बनाते हैं, उस टाइप का है हाँ क्या बिल्कुल वही? बिल्कुल वैसे ही। ओएस का अच्छा अच्छा। इमेज में तो ओएस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ओएस का सारा हाँ डेटा हाँ हाँ होता है हाँ। उस इमेज में। लेकिन इस हम्म। इमेज में पूरा ओएस नहीं होगा, इस इमेज में सिर्फ क्या होगा, एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन की मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी चीजें इस ओएस के इस इमेज के अंदर होंगी। अब भाई अच्छा अच्छा। एडमिस्ट डॉकर इंजीनियर को कौन बताएगा कि हम्म इस इमेज के अंदर क्या क्या मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, हम्म। तो वो तो वही बताएगा जिसने उस एप्लीकेशन को बनाया होगा, डेवलपर। हाँ तो हाँ हाँ। डेवलपर बताता है इंजीनियर को कि भाई इस एप्लीकेशन को चलने के लिए ये इसकी डिपेंडेंसीज हैं, ये मिनिमल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एक एडमिन डॉकर इंजीनियर क्या करता है, एक इमेज बिल्ड करता है, एक इमेज रेडी करता है, और उसी इमेज से हम लोग क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी टर्म्स में ये कहूं कि यू कैन नॉट क्रिएट कंटेनर विदाउट इमेजेस, कैन नॉट क्रिएट कंटेनर विदाउट इमेजेस। यानी कि अगर आपको कोई कंटेनर बनाना है, किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है उस कंटेनर में, तो आपको इमेज की जरूरत पड़ेगी। बिना इमेज के आप कोई कंटेनर नहीं बना सकते, बिना इमेज के आप कोई कंटेनर के अंदर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई कंटेनर बनाना है, सो यू रिक्वायर्ड द इमेज, आपको इमेज चाहिए। तो आपको जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होती है विद इन दैट कंटेनर, तो उस एप्लीकेशन के लिए आपके पास इमेजेस अवेलेबल, उन्हीं इमेज से आप क्या करते हो, कंटेनर बनाते हो, उन्हीं में से आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो ऑन ए कंटेनर। गॉट इट? यहां तक की चीजें क्लियर है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। सो अब इमेजेस जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कम्युनिटी बेस्ड, एक होती है यूजर बेस्ड। दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है कम्युनिटी बेस्ड, एक होती है यूजर बेस्ड इमेज। कम्युनिटी बेस्ड इमेज में क्या है कि ऐसी बहुत सारी मार्केट में कम्युनिटीज हैं जो एप्लीकेशन के लिए आपको इमेज बना करके देती है। जैसे कि अगर मुझे कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो मुझे अपाचे सर्वर चाहिए, तो अपाचे की इमेज मेरे पास अवेलेबल है मार्केट में। माई सिक्वल की इमेज चाहिए, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करने वाले हो उनके लिए कम्युनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको इमेजेस बना करके देते हैं। तो उनको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड इमेज। जो इमेज किसी कम्युनिटी ने बनाई है उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इमेज। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक इमेज बनी बनाई मिल गई है, उस इमेज को यूज करते हुए हमें बस हमारी एप्लीकेशन रन कर, दस और खत्म, बस इतना ही काम। तो उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इमेज कहते हैं। और ऐसी कौन सी कम्युनिटीज है जो इमेज बनाती हैं, डोकर भी है, डोकर कम्युनिटी भी इमेज बनाती है, उसके खुद की इमेजेस होती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि रेडिट भी इमेज बना के देती है, रेडिट कम्युनिटी भी इमेज बनाती है। फिर रेडिट के जितने भी क्लाइंट्स हैं, रेडिट कंपनी के जितने भी क्लाइंट्स हैं जो रेडिट प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वो भी सारे के सारे क्या करते हैं, और रेडिट उनको इमेज बना करके देता है। तो रेडिट भी कम्युनिटी है। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो आपको इमेजेस बना करके देती है।
वो होती है कम्युनिटी बेस्ड इमेज। एक होती है यूजर बेस्ड इमेज। यूजर बेस्ड इमेज का मतलब क्या है कि अब मान लो कि आज मेरी कोई कंपनी है जो टेस्ट जो प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी है, उसके अंदर तो भाई एप्लीकेशन अभी भी तैयारी हुई है। मेरी कंपनी में तो एप्लीकेशन अभी क्या कर रही है, टेस्टिंग मोड में चल रही है या फिर डेवलपिंग मोड में चल रही है। तो अभी तो एप्लीकेशन मार्केट में आई नहीं है, तो उसकी इमेज कौन बनाएगा? कम्युनिटी इमेज थोड़ा ना बना के दे चुकी होगी अभी तक उसको। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उन कंपनीज के पास खुद के डॉकर इंजीनियर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने डेवलपर से बात करते हैं कि तुमने जो अभी एप्लीकेशन बनाई है मुझे उसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स बताओ, मैं खुद से उस इमेज को बनाऊंगा। मैं खुद से उस एप्लीकेशन के लिए क्या करूंगा, एक इमेज बिल्ड करूंगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूजर बेस्ड इमेज बनाती हैं, यानी खुद से पूरा कस्टमाइज इमेज। कस्टम इमेज आप इसको कह सकते हो, कस्टम इमेज यानी खुद से बनाई है आपने, पूरी इमेज को खुद से बिल्ड किया ये है। आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या मिनिमल रिक्वायरमेंट्स आपने पुट की हैं। तो जो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट, यस, बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट हो गया ना मतलब। हाँ, बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। क्योंकि अभी तक काफी काफी ऐसी एप्लीकेशन है ना जो अभी तक मार्केट में आई नहीं है, तो कम्युनिटियों ने वो उनकी इमेज कैसे बनाएगा? आज अगर मैं किसी प्रोडक्शन डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन अभी टेस्टिंग मोड में चल रही है, तो अभी तक किसी कम्युनिटी को पता ही नहीं है, तो उसने इमेज तो नहीं बनाई होगी। हाँ हाँ हाँ। तो उस कंडीशन में उस कंपनी के खुद के यूजर क्या करते हैं, इमेजेस बनाते हैं। उस कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज को क्या काम दिया जाता है, दैट कि आपको कस्टम इमेज बिल्ड करनी है खुद से। तो आप भी अपनी कस्टम इमेज बना सकते हो, वो हम पढ़ेंगे कस्टम इमेज कैसे बनाई जा सकती है। कस्टम इमेज आप भी बिल्ड कर सकते हो खुद। ठीक। तो डोकर इमेजेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डोकर इमेजेस क्या होती है। दो हाँ तरीके जी। से डोकर इमेजेस अवेलेबल हैं, कम्युनिटी बेस्ड अवेलेबल हैं और यूजर बेस्ड भी होती है, यानी आप कस्टम भी खुद की इमेज बना सकते हो। ये चीज क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके। सो नेक्स्ट आता है डोकर रजिस्ट्री सर्वर। अब ये डोकर रजिस्ट्री सर्वर क्या होता है? सिर्फ डोकर रजिस्ट्री सर्वर की बात नहीं कर रहा। डोकर रजिस्ट्री सर्वर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इमेज रजिस्ट्री सर्वर। डोकर रजिस्ट्री सर्वर बोलना गलत होगा क्योंकि उसमें सिर्फ डोकर की ही, स्पेशली हम डोकर की ही बात कर लेंगे, लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी इमेज रजिस्ट्री सर्वर है। इमेज रजिस्ट्री सर्वर, इमेज रजिस्ट्री सर्वर क्या है? वेर वी कीप आवर ओल इमेजेस, यानी आपको कहीं ना कहीं तो अपनी इमेजेस, आपने मान लो आज अपनी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के पास 50 इमेजेस हैं, 60 इमेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं तो कंपनी उन इमेजेस को मेंटेन कर रहा होगा, कहीं ना कहीं तो इन इमेजेस को स्टोर कर रहा होगा। तो जिस मशीन के ऊपर वो इमेजेस स्टोर करके रखी जा रही है, वो इमेज मेंटेन करके रखी जा रही है, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? इमेज रजिस्ट्री सर्वर। वेयर इमेजेस आर स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड, that is called image registry सर्वर। जहां पे इमेजेस को स्टोर करके रखा जाता है, जहां पे इमेजेस को मेंटेन करके रखा जाता है, वो इमेजेस, वो मशीन को, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? वो हमारा इमेज रजिस्ट्री सर्वर है। क्योंकि अब सपोज करो कि आपने क्या किया, मैं यहां पे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूं कि इस डोकर होस्ट के ऊपर आपको कोई कंटेनर बनाना, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। अब हमें पता है कि वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए तो इमेज चाहिए, कि बिना इमेज तो हम वो डिप्लॉय ही नहीं कर सकते। तो अगर मान लो कि वो इमेज मैंने यहां रख दी, जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी थी उस एप्लीकेशन की इमेज को मैंने यहां रख दिया, उस इमेज से तो मैं इसी डोकर होस्ट पे कंटेनर बना सकता हूं। मुझे उसी इमेज को यूज करना है डोकर होस्ट 4 के ऊपर, तो क्या करोगे? कॉपी करवाओगे इधर से उधर। डोकर होस्ट 4 डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर? डोकर होस्ट 1 के ऊपर, कि जब तक डोकर होस्ट 1 से मुझे इमेज नहीं मिल जाती, मैं कंटेनर नहीं बना सकता। तो डिपेंडेंसी है ना, कि आप हर इमेज को अलग अलग मशीन पर डाल के रख रहे हो, तो हेडेक नहीं हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड, या फिर कहो कि एक मशीन तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेज रजिस्ट्री सर्वर। और उस इमेज रजिस्ट्री सर्वर के ऊपर जितनी भी इमेजेस हम लोग बनाएंगे, जितनी भी इमेजेस हमारी कंपनी इंफ्रा में यूज हो रही है या फिर कोई कम्युनिटी बना रही है, तो जितनी भी इमेजेस आप बनाओगे, वो सारी इमेजेस आप कहां स्टोर और मेंटेन करके रखोगे? इस इमेज रजिस्ट्री सर्वर पे स्टोर और मेंटेन करके रखोगे। यहां पे आपकी सारी इमेजेस होंगी।
और हर डोकर होस्ट के अंदर इस इमेज रजिस्ट्री सर्वर का क्या होगा, यूआरएल होगा। जो भी डोकर होस्ट को इस इमेज रजिस्ट्री सर्वर को यूज करना है, हर डोकर होस्ट के पास इस इमेज रजिस्ट्री सर्वर का क्या होगा, यूआरएल होगा। अब अगर उन्हें इस इमेज रजिस्ट्री सर्वर से कोई इमेज चाहिए तो वो क्या करेंगे, जैसे इस डोकर होस्ट को कोई इमेज यूज करनी है तो ये डोकर होस्ट क्या करेगा, वहां से उस इमेज को पुल कर लेगा जो इमेज की उसको रिक्वायरमेंट है। उसे अपाचे की इमेज चाहिए थी तो अपाचे की इमेज वो क्या कर लेगा, पुल कर लेगा और अपने एंड पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लेगा। डोकर होस्ट 3 को कोई इमेज चाहिए थी तो वो भी इमेज यहां से यूज कर लेगा। तो काम क्या हो गया, बेटर हो गया ना। सेंट्रलाइज वर्क हो क्यों करते हैं हम लोग, ताकि पूरा जो प्रोडक्टिविटी है वो फास्ट हो जाए। हमारी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो फास्ट हो जाती है इससे, और वर्क जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। तो कंपनी में अगर आपके पास 10 डोकर होस्ट है, 50 डोकर होस्ट है, तो कंपनी क्या करती है, अपना खुद का एक इमेज रजिस्ट्री सर्वर बिल्ड कर लेती है और इसी इमेज रजिस्ट्री सर्वर के ऊपर सारी इमेजेस को स्टोर और मेंटेन करके रखती हेलो, है। यस, ये इमेज सर्वर पे मतलब मल्टीपल इमेज रख सकते हैं ना हम, अलग अलग हाँ, इमेज। जितनी चाहो उतनी इमेजेस रख सकते हो। वही तो कह रहा हूं, स्टोर एंड मेंटेन करके रखना। मेंटेन का मतलब क्या है कि आप अलग अलग इमेजेस को मेंटेन करके रख सकते हो, आपके पास बहुत सारी इमेजेस हो सकती है। देयर इज नथिंग रेस्ट्रिक्टेड दैट कि आप सिर्फ एक ही टाइप की एप्लीकेशन की इमेज डाल सकते हो, आप कोई भी इमेज डाल दो, कोई इश्यू नहीं है वहां पे। सो गॉट इट, समझ में आया व्हाट इज इमेज रजिस्ट्री सर्वर। हाँ जी, हाँ इमेज जी। रजिस्ट्री सर्वर क्या होता है। हाँ हाँ। अब बात आती है यहाँ पे, इमेज रजिस्ट्री सर्वर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कम्युनिटी रजिस्ट्री सर्वर। मैंने इसीलिए डोकर नहीं बोला वहां पे। डोकर और डोकर बोलने का मतलब क्या होता है, सिर्फ डोकर का रजिस्ट्री सर्वर की बात कर रहे हैं, नहीं। इमेज रजिस्ट्री सर्वर कोई कंपनी भी अपना खुद का बना सकती ये किस टाइप का सर्वर होता है ये वाला इमेज रजिस्ट्री सर्वर? है। मतलब इमेज रजिस्ट्री सर्वर जो होगा ये कोई ओएस होगा, ऐसा कुछ हो गया? हाँ बिल्कुल, एक मशीन ही है जिसके ऊपर हमने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है। वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, इमेजेस को मेंटेन कर रहा है और स्टोर करके रख रहा है, बस। वो अच्छा। इमेज रजिस्ट्री सर्वर है, ठीक है। तो जैसे कि आप कंपनी में आपने देखा होगा ना, पैकेजेस सॉफ्टवेयर वगैरह सेंट्रलाइज मैनेज करके रखे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेंट्रलाइज मैनेज करके रखे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजेस को सेंट्रलाइज मैनेज करके रख रहे हैं। जैसे यम यम आपने देखा होगा, यम देखा है ना आपने। यम से आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो किसी न किसी रेपोजिटरी का पाथ देते हो कि उस रेपोजिटरी पे पैकेज रखा हुआ, वहां से तुम क्या कर लो, पुल कर लो और उसको इंस्टॉल कर लो। ऐसे करते हो ना काइंड यम ऑफ वगैरह में। पेड़ पाथ पे रखते हैं हम, उठा के डालते हैं उसको कॉमन। हाँ, तो यहाँ पे दो टाइप की इमेज रजिस्ट्री सर्वर है। पहला है कम्युनिटी बेस्ड रजिस्ट्री सर्वर, सेकंड है आपका लोकल रजिस्ट्री सर्वर। अब कम्युनिटी बेस्ड रजिस्ट्री सर्वर में क्या होता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो अपनी इमेजेस बनाती हैं और पब्लिक को प्रोवाइड भी करती हैं। कुछ पैसे देकर के प्रोवाइड करती हैं इमेजेस को, कुछ फ्री प्रोवाइड कर देती है इमेजेस। तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इमेजेस बनाती हैं, तो उनको इमेजेस कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उन रजिस्ट्री सर्वर्स को हम क्या बोलते हैं कि वो किसी न किसी कम्युनिटी के रजिस्ट्री सर्वर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि डोकर कम्युनिटी ने भी अपनी इमेजेस स्टोर करने के लिए अपना एक रजिस्ट्री सर्वर बना रखा है, तो वो कौन सा, उसका नाम क्या है, डोकर कम्युनिटी का जो रजिस्ट्री सर्वर है, डोकर कम्युनिटी का जो रजिस्ट्री सर्वर है उसका नाम है डोकर हब। सो डोकर हब जो है वो एक इमेज रजिस्ट्री सर्वर है, किसका, डोकर कम्युनिटी का। जहां पे डोकर कम्युनिटी के जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे यूजर्स अपनी इमेजेस को कहां स्टोर करते हैं, डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर पे, और वहीं पे मेंटेन भी करते हैं। अब बात आती है कि सर हम तो एक लोकल बंदे हैं, हम तो एक लोकल यूजर्स हैं, हम तो इमेज रजिस्ट्री सर्वर कहां से बनाएंगे। हमने तो बस, हमें यार हमारे पास तो या तो 2 या 3 मशीनों का इंफ्रा है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई पर्सन एक स्पेस दे दे अपने रजिस्ट्री सर्वर में, एक सेपरेट स्पेस दे दे जहां पे हम हमारी इमेजेस को भी स्टोर और मेंटेन करके रख सकते प्राइवेटली। तो ये कम्युनिटीज क्या करती हैं, ये कम्युनिटीज आपको स्पेस भी प्रोवाइड करती है। डोकर हब में आप चाहो तो अपना खुद का स्पेस भी ले सकते हो।
आप अपनी इमेजेस को वहां स्टोर और मेंटेन करके भी रख सकते हो। तो डोकर हब के ऊपर सिर्फ डोकर कम्युनिटी के यूजर्स की इमेजेस नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग थर्ड पार्टी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं जो अपने जिनका खुद का इमेज रजिस्ट्री सर्वर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डोकर हब पे अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहां पे अपनी इमेजेस को वहां पे स्टोर और मेंटेन करके रखते ये काइंड ऑफ मतलब वो हो गया क्लाउड क्लाउड पे से हैं। स्पेशलिस्ट टाइप हाँ का। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो डोकर हब। तो ये है आपका डोकर हब, hub.docker.com, ये आपका डोकर हब का रजिस्ट्री सर्वर। अब अगर इसके ऊपर आपको आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन करने के बाद यू कैन इजीली क्रिएट योर ओन स्पेस, आपको खुद का अपना स्पेस मिल जाएगा जहां पे आप अपनी इमेजेस को स्टोर करके रख सकते हो, आप खुद की इमेजेस को स्टोर करना चाहते हो तो। ठीक है। अब इस रजिस्ट्री सर्वर के ऊपर बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जो पेड हैं, यानी कि इन इस रजिस्ट्री सर्वर पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूजर्स हैं जिन्होंने बोला कि हम हमारी इमेज शेयर तो कर देंगे आप लोगों को भी, आप भी हमारी इमेजेस यूज कर सकते हो, लेकिन हम उसका क्या करेंगे, पैसा लेंगे। बहुत सारी इमेजेस यहां पे ऐसी हैं जो कि पेड आपको मिलती, और बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जो आपको फ्री मिलती। यानी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने अपनी इमेजेस को फ्रीली प्रोवाइड कर रखा है पब्लिक को, कि कोई भी बंदा हमारी इमेजेस को यूज कर सकता है फ्रीली। और जो पेड होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट। यानी कि अगर आपको पेड इमेजेस को यूज करना है तो आपको डोकर हब के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। विदाउट सब्सक्रिप्शन आप उन पेड इमेजेस को ना तो देख सकते हो ना ही यूज कर सकते हो। लेकिन पब्लिक इमेजेस को यूज करने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली उनको यूज कर सकते हो। अगर मैं यहां पे दिखाता हूं तो एक्सप्लोर यहां नाम का यहां पे बटन है, आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं है, बिना साइन इन किए हुए एक्सप्लोर पे आप जा सकते हो और यहां से आपको इमेजेस दिख जाए। ये सारी की सारी इमेजेस हैं जो यूजर्स ने बनाई है। ये देखो, ये डोकर सर्टिफाइड है, मतलब किसी ने, मतलब डोकर कम्युनिटी ने बनाई है। ये ऑफिशियल इमेज है, ये डोकर कम्युनिटी ने बनाई है। तो ये जो आपको ऊपर वाली डोकर सर्टिफाइड दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि किसी थर्ड पार्टी ने बनाई है, लेकिन डोकर ने उसके ऊपर अपना स्टाम्प लगा दिया कि पब्लिक इस इमेज को सिक्योरली यूज कर सकता है, मैंने खुद ने वेरीफाई किया इसको, ये इमेज से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नीचे आओ, ये ऑफिशियल इमेज, ऑफिशियल इमेज, ऑफिशियल इमेज, नीचे आओ, अपने कहीं ना कहीं हमें थर्ड पार्टी इमेजेस दिखेंगे। तो मैं इनको एक बार के लिए हटा देता हूँ, मैं कोई और इमेज को सर्च करता हूँ, जैसे कि मुझे अपाचे की चाहिए। ऑफिशियल ऑफिशियल ऑफिशियल, तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये किसी न किसी यूजर ने बनाई है, किसी यूजर ने इसको पब्लिक कर रखा है कि भाई ये इमेज मैंने पब्लिक कर रखी है, पब्लिकली कोई भी पर्सन इस इमेज को यूज कर सकता है। तो आप चाहो तो आप भी अपना स्पेस यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे अपनी पब्लिक इमेज यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आपको आपको अगर कोई ऐसा करना हो कि मुझे कोई इमेज फ्री प्रोवाइड करनी है, तो आप स्टोर करके रख दो, कोई भी बंदा आपकी इमेज को यूज कर सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहते हो कि भाई मुझे मेरी ऐसी इमेज स्टोर करनी है जो मैं किसी को यूज करने नहीं देना चाहता, तो उस इमेज को स्टोर करने के लिए आपको डोकर हब से क्या लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद का स्पेस ले रहे हो ना वहां से अपनी इमेजेस को स्टोर करने के लिए, तो स्पेस ले रहे हो तो आपको डोकर हब से क्या लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आई थिंक ये कम्युनिटी वाला चक्कर समझ में आ गया होगा। वैसे ही रेडिट ने अपने क्लाइंट्स के लिए अपना रजिस्ट्री सर्वर बना रखा है। रेडिट का भी, रेडिट एक कम्युनिटी है जिसने अपने क्लाइंट्स के लिए रजिस्ट्री सर्वर बना रखा है, और उस रजिस्ट्री सर्वर पे आपको कोई भी इमेज फ्री नहीं मिलेगी, क्योंकि रेडिट के रजिस्ट्री सर्वर पे आपको टोटली सारी इमेजेस आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही मिल सकती है, विदाउट सब्सक्रिप्शन नहीं मिल सकती। रेडिट इमेज रजिस्ट्री सर्वर। अपना काम करो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये रेडिट के इमेज रजिस्ट्री सर्वर के बारे में बता रखा है। ये जो आप यूआरएल देख रहे हैं access.reddit.com, तो ये उसका रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल है। ठीक है, ये देखो ये रहा। ये रेडिट का रजिस्ट्री सर्वर, इमेज रजिस्ट्री सर्वर, ये 3 उसके इमेज रजिस्ट्री सर्वर है, जहां पे रेडिट क्या करता है, अपना पूरी इमेजेस मेंटेन करता है,
रेडिट के जो भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रेडिट से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उन क्लाइंट्स को रेडिट अपनी इमेजेस शेयर भी करता है और अपने यहाँ पे स्पेस भी प्रोवाइड करता है कि भाई तुम मेरे रजिस्ट्री सर्वर पे इमेजेस को मेंटेन करके भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसका नाम ऐसे कैसे लिख देता हूँ कॉपी करके, ये आपके रेडिट का रजिस्ट्री सर्वर। लेकिन इस पे जाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। डोकर हब पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप विदाउट सब्सक्रिप्शन डोकर हब पे जा सकते हो, ठीक है, नो सब्सक्रिप्शन। तो जो ये फ्री और प्राइवेट है उसमें जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो वहां पे होगा वो मतलब। हाँ, मिनिमल रिक्वायरमेंट। इमेजेस सारी कोई भी इमेज हो, फ्री है पेड है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इमेजेस के अंदर सिर्फ उस एप्लीकेशन की मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है और कुछ नहीं। इमेज के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन को जो डेटा चाहिए, एप्लीकेशन को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज अवेलेबल टू द इमेज, वो उस इमेज में होती है। क्या कर रहे हैं तुम? और ये आपका, इस पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बिना सब्सक्रिप्शन के आप रेडिट के रजिस्ट्री सर्वर पे नहीं जा सकते। और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता है, यानी अगर कोई इश्यू आ गया इस रजिस्ट्री सर्वर पे तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपकी इमेजेस लॉस हो गई या फिर कुछ भी हो गया तो आपको रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो ये है आपका कम्युनिटी बेस्ड रजिस्ट्री सर्वर। तो अगर आपका खुद का कोई रजिस्ट्री सर्वर नहीं है तो आप ऐसी कम्युनिटी पे जा सकते हो, डोकर कम्युनिटी पे जा सकते हो, रेडिट कम्युनिटी पे जा सकते हो। एज्योर एज्योर की भी बात कर लेता हूँ, एडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ। एडब्ल्यूएस भी आपको रजिस्ट्री सर्वर प्रोवाइड करता है, एज्योर भी आपको रजिस्ट्री सर्वर प्रोवाइड करता है। जितने भी क्लाउड आप देख रहे हो ना, सारे के सारे क्लाउड आपको क्या करते हैं, इमेज रजिस्ट्री सर्वर प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप अपनी इमेजेस को मेंटेन भी करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी कम्युनिटी बेस्ड रजिस्ट्री सर्वर। तो अगर आपके पास खुद के पास स्पेस नहीं है इमेजेस को स्टोर करने के लिए तो आप इनके पास जा सकते हो और इनसे स्पेस ले सकते हो। अब आता है लोकल रजिस्ट्री सर्वर। लोकल रजिस्ट्री सर्वर की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो एग्जांपल होते हैं। सबसे पहला ये है कि आपको अगर अपनी कंपनी के लिए, जैसे कि अगर मैं मेरी कंपनी के लिए बात कर रहा हूं, मेरी कंपनी किसी भी कम्युनिटी का रजिस्ट्री सर्वर यूज करना नहीं चाहती अपने प्रोडक्शन के लिए, मेरी कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे वर्क करती है, मेरी कंपनी के पास 50 डोकर होस्ट हैं, 60 डोकर होस्ट हैं, वहां पे प्रोडक्शन डेवलपमेंट पे काम कर रही है, रोज इमेजेस बिल्ड होती हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए मेरी कंपनी ये हेडेक नहीं लेना चाहती कि वो किसी कम्युनिटी का रजिस्ट्री सर्वर यूज करे। मेरी कंपनी चाहती कि उसकी इमेजेस खुद के पास रहें। तो मेरी कंपनी अगर चाहती है तो मेरी कंपनी खुद का रजिस्ट्री सर्वर सेटअप कर सकती है, खुद की एक मशीन बना सकती है, कंपनी आउन रजिस्ट्री सर्वर। तो खुद का इंफ्रा के लिए वो एक मशीन सेटअप कर सकती है जहां पे वो सारी इमेजेस को स्टोर और मेंटेन करके रख सकती है। लेकिन खुद का रजिस्ट्री सर्वर सिर्फ वही कंपनी सेटअप करती है जो लार्ज स्केल पे वर्क कर रही है, जिनके पास कंटिन्यूसली इमेजेस बिल्ड होती हैं, जिनके पास कंटिन्यूसली इमेजेस की उनको जरूरत पड़ती है, बहुत लार्ज स्केल पे उनके पास इमेजेस अवेलेबल होती है। एक होता है लोकल रजिस्ट्री सर्वर में मैं बात करूं तो डोकर होस्ट, जो डोकर होस्ट की हम बात कर रहे थे इतनी देर से। तो हर डोकर होस्ट के अंदर एक लोकल रजिस्ट्री सर्वर होता है। इसका एग्जांपल मैं यहां पे दिखाऊं आपको, तो ये देखो, मैंने क्या कहा, हर डोकर होस्ट को ऊपर अगर आपको कोई कंटेनर सेटअप करना हो तो वहां पे इमेज चाहिए, तो आप इमेजेस कहीं से किसी न किसी रजिस्ट्री सर्वर से पुल करके लेके आओगे, अपने पास स्टोर भी करोगे। तो हर डोकर होस्ट के ऊपर मान लो कि आपने यहाँ पे 10 इमेजेस ले आए, तो 10 इमेजेस कहीं ना कहीं तो स्टोर भी हो रही है, कहीं ना कहीं मेंटेन भी करके रखी जा रही है। तो डोकर होस्ट एक लोकल रजिस्ट्री सर्वर बिल्ड करता है, वो सिर्फ उसी डोकर होस्ट के ऊपर आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इमेज फाइल सिस्टम कह सकते हो उसको आप, इसको लोकल रजिस्ट्री सर्वर की बजाय आप क्या कह सकते हो, इमेज फाइल सिस्टम। हर डोकर होस्ट के पास एक इमेज फाइल सिस्टम होता है जहां पे वो अपनी इमेजेस को मेंटेन करके रखता है, जहां पे वो अपनी इमेजेस को मेंटेन करके रख सकता है। अब उस डोकर होस्ट के ऊपर अगर आपको इन फ्यूचर कोई कंटेनर बनाना हो तो उस इमेज, वो इमेज उसी के पास रखी हुई है, आप उस इमेज से कंटेनर सेटअप कर सकते हो। सो दिस इज द इमेज रजिस्ट्री सर्वर। इमेज रजिस्ट्री सर्वर क्लियर हुआ अरविंद? हाँ अरविंद इरशाद क्लियर? Yes, हाँ yes. हाँ clear। सो आवर लास्ट इज डोकर कंटेनर। डोकर कंटेनर हमारा इसमें लास्ट पार्ट है।
उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डोकर कंटेनर क्या होता है? कंटेनर्स का मतलब सिंपल सी है कि जब आपका कोई एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करोगे तो कंटेनर में ही करोगे, लेकिन कंटेनर की एक सिंपल सी डेफिनेशन दी जाती है, रनिंग मोड ऑफ इमेज, रनिंग मोड ऑफ इमेज इज कॉल्ड कंटेनर। यानी जब आपके पास कोई इमेज है, आप उस इमेज को रन करोगे तो रन करते ही ऑटोमेटिकली कंटेनर सेटअप हो जाएगा, और कंटेनर के अंदर वो सारी की सारी एप्लीकेशन की मिनिमल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल। तो कंटेनर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, व्हाट इज कंटेनर? रनिंग मोड ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ कंटेनर। किसी भी इमेज का रनिंग मोड, आपको अपाचे का कंटेनर सेटअप करना था तो आपके पास अपाचे की इमेज है, उस इमेज को रन कर दो, एग्जीक्यूट करवा दो, और उस इमेज से आपको एक कंटेनर सेटअप होकर के मिल जाएगा, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होकर के मिल जाएगी। तो इमेज के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन और उसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट ऑल्सो कंटेन्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सेट अप दैट एप्लीकेशन। इट ऑल्सो कंटेन्स the set of instruction to set up application। जैसे आप ओएस इंस्टॉल करते हो तो ओएस इंस्टॉल करने के लिए आप आईएसओ इमेज को यूज करते हो, अब आईएसओ इमेज में ऐसा क्या लिखा हुआ, उसको क्या से पता चल रहा है कि फिलहाल ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए? ओएस इंस्टॉल होता है तो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होते हैं ना। अब सीक्वेंस उसको कैसे पता कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, किस कमांड से क्या इंस्टॉल होना चाहिए, उसको कैसे पता? क्योंकि उस इमेज में लिखा हुआ, उस इमेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कमांड्स लिखी हुई है कि कौन सी कमांड फायर करके आपको सेटअप करना है। तो डोकर कंटेनर जब आप सेटअप करते हो तब आप इमेज को रन करते हो, इमेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का जितना मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो सारा अवेलेबल है उस इमेज के अंदर। तो उसी इमेज को जब आप रन करते हो तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके रन किए जाते हैं और आपका कंटेनर आपको सेटअप होकर के मिल जाता है, और इमेज का सारा डेटा आप एक्सेस कर पाते हो अपने कंटेनर। सो दिस इज योर कंटेनर। सो आई थिंक यू ऑल क्लियर अबाउट द डोकर आर्किटेक्चर। डोकर आर्किटेक्चर के सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इज देयर एनी डाउट इन दिस? नहीं। ऑल क्लियर? हाँ। ये था आपका पूरा का पूरा डोकर आर्किटेक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा डोकर आर्किटेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं, देखो डोकर कम्युनिटी का जो कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है वो डोकर प्रोवाइड, वो उसके लिए जो टूल है डोकर कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म, डोकर कम्युनिटी कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म। उसके लिए जो डोकर कम्युनिटी ने जो टूल बना रखा उसका नाम क्या है? डोकर है। रेडिट ने क्या कर रखा है? रेडिट ने इसी डोकर टूल को यूज किया और अपना कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए इसी डोकर टूल को यूज करते हुए, क्योंकि ओपन सोर्स था, रेडिट का तो काम है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को उठाना, उसको इनहेंस्ड करके अपना ट्रेडमार्क चिपका करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो रेडिट ने इसी डोकर टूल को वहां पे अपने प्लेटफॉर्म पे बोल रखा है पोडमैन। रेडिट क्या बोलता है इसको? पोडमैन बोलता है। तो रेडिट का कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म आप कहना चाहते हो तो उसको क्या बोलोगे? पोडमैन बोलोगे। दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस नाम चेंज कर दिया रेडिट। रेडिट पोडमैन पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देता। कुबरनेटिस में ये दोनों यूज कर सकते हैं क्या? रेडिट हाँ, और आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। अगर आप डोकर को यूज करना चाहते हो तो डोकर इज पोर्टेबल। डोकर पोर्टेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी ओएस के ऊपर, क्योंकि डोकर कम्युनिटी का खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसका खुद का टूल है बस। और उस टूल को आप कहीं पे भी डाल सकते हो, आप विंडोज पे डाल दो, आप लिनक्स फ्लेवर्स पे डाल दो, आप उबंटू पे, लिनक्स सेंटोस पे, रैल पे, आप किसी पे भी यूज कर सकते हो डोकर टूल। रेडिट का जो पोडमैन है उसने जो टूल बनाया पोडमैन, क्योंकि रेडिट का तो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ना,
तो रेडिट ने जो पोडमैन जो टूल बनाया, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रैल ऑपरेटिंग सिस्टम। पोडमैन को आप कहां पे यूज करोगे? रैल ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करोगे, क्योंकि डोकर कम्युनिटी का कोई ओएस नहीं था, तो ये ओएस इंडिपेंडेंट टूल है डोकर। लेकिन रेडिट का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो यू हैव टू यूज द पोडमैन ऑन द रैल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको रैल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही पोडमैन को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ और चीजें, मैं इंस्टॉलेशन से पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं इमेजेस की, कि अब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि अगर मान लो कि रेडिट ने कोई इमेज बनाई जो पोडमैन पे आप चला सकते हो, पोडमैन से आप कंटेनर सेटअप कर सकते हो। एक तो पोडमैन के लिए इमेजेस बनी है, ठीक है, एक तो इमेजेस बने पोडमैन प्लेटफॉर्म के लिए, एक अगर इमेजेस बने डोकर प्लेटफॉर्म के लिए, तो क्या मैं पोडमैन पे बनी हुई इमेज को डोकर में यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? और क्या मैं डोकर पे बनी हुई इमेज को क्या मैं पोडमैन प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये भी मेरे माइंड में क्वेरी आती है। तो अगर मैं इसका सिंपल सा जवाब दूं तो इमेजेस आर ऑल्सो पोर्टेबल। तो आप अगर अपने इन्वायरमेंट में डोकर यूज कर रहे हैं एंड यू हैव एक्सेस ऑफ इमेजेस ऑफ पोडमैन प्लेटफॉर्म, तो आप उन इमेजेस को यूज कर सकते हो अपने डोकर प्लेटफॉर्म पे। अगर डोकर प्लेटफॉर्म पे कोई इमेज बनी है तो आप उस इमेज को यूज कर सकते हो पोडमैन प्लेटफॉर्म पे। इमेजेस जो होती हैं वो पोर्टेबल होती हैं, आप इमेजेस को यूज कर सकते हो ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अभी जो क्लियर? ये था, हाँ, अभी जो आप बोल रहे थे कि वो रेड हैट वाला जो है उसका लिमिटेशन है कि उसको उसी ओएस पे नहीं, यूज करना सॉफ्ट टूल, मैं टूल की बात कर रहा हूं। पोडमैन आप रेल पे यूज करोगे, अच्छा लेकिन अच्छा। इमेजेस तो अलग चीज होती है ना, इमेजेस तो अलग हाँ पार्ट हाँ, है। इमेजेस इज ठीक अ है। डिफरेंट थिंग। इमेजेस तो आपका कंटेनर सेटअप करने में काम आ रही है। हाँ हाँ कंटेनर तो टर्म तो वही है, कंटेनर ही है। पोडमैन के लिए भी कंटेनर है, पोडमैन उसको पोड बोल देता है। पोडमैन कंटेनर्स को क्या कहता है? पोडमैन कहता है कि मैं पोड्स बना रहा हूं। कंटेनर्स वो पोड बोलता है उसको, पोड, कि मैं पोड बना रहा हूं, मैं कंटेनर बना रहा हूं, ठीक है। और हमारे डोकर में हम उसको क्या कह देते हैं? कंटेनर कह देते कंटेनर। हैं। समझे यहां तक? यहां तक कोई क्वेरी? हाँ जी। नहीं नहीं। इरशाद? नहीं नहीं ठीक है। ओके। यस सो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा था ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारी जो बात आती है वो आती है इंस्टॉलेशन। ऑफ डोकर। अब पोर्ट, अगर आपको रेडिट का पोडमैन यूज करना है तो वो इंटरप्राइज लेवल के लिए बना रखा है, बिना सब्सक्रिप्शन के आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये सब्सक्रिप्शन चाहिए इसके लिए आपको। तो बिना सब्सक्रिप्शन के आप रेडिट के पोडमैन को यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम पोडमैन को नहीं सीख रहे हैं, हम लोग डोकर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब डोकर की इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि डोकर कम्युनिटी आपको डोकर प्लेटफॉर्म के लिए 2 पैकेज प्रोवाइड करता है। डोकर कम्युनिटी हमें डोकर प्लेटफॉर्म के लिए हमें 2 टाइप के पैकेज प्रोवाइड करता है। एक होता है डोकर ई, एक होता है डोकर सी। इसको हम बोलते हैं इंटरप्राइज एडिशन, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एडिशन। यानी 2 टाइप के पैकेज हैं, दोनों का रोल सेम है, दोनों का वर्किंग सेम है, डिफरेंस नहीं है। डोकर एंटरप्राइज एडिशन, डोकर कम्युनिटी एडिशन। तो अब दिमाग में आता है कि यार 2 क्यों दिए उसने, एक से काम नहीं चला सकता। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, अगर आपको एंटरप्राइज एडिशन यूज करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको, और वहां पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा फिर।
ठीक है, तो एंटरप्राइज एडिशन आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सीखना है, आपको लर्निंग पर्पज में हो, तो आप कम्युनिटी एडिशन यूज करोगे, जो कि फ्री है, नो सब्सक्रिप्शन, और आपको सपोर्ट नहीं मिलता उस पर। तो हम लोग जो यूज करेंगे डोकर कम्युनिटी का, जो पैकेज हम यूज करने वाले हैं डोकर इंजन सेटअप करने के लिए, वो डोकर कम्युनिटी एडिशन यूज करेंगे। तो हमें डोकर कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हमें अगर डोकर होस्ट सेटअप करना हो, हमें कोई एक डोकर होस्ट रेडी करना हो, तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी? हमें बस एक अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हमें क्या चाहिए? अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। आप विंडोज हो सकता है, आपका लिनक्स का कोई भी फ्लेवर हो सकता है। हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो हम सेंटोस पे कर सकते हैं, इधर हम रैल पे कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि डोकर जो टर्म है वो 7 इंटरप्राइज पे इंट्रोड्यूस की गई थी। इंटरप्राइज लिनक्स जो 7 चल रहा था उस पे इंट्रोड्यूस की गई। डोकर टर्म को 7 पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप 6 वर्जन पे नहीं चला सकते, आप 5 वर्जन पे नहीं चला सकते, आप 4 वर्जन पे नहीं चला सकते। तो या तो आपको 7 चाहिए, या फिर इससे जो भी एडवांस वर्जन आए हैं वो चाहिए आपको। यानी आप सेंटोस 7 पे सेटअप कर सकते हो, रैल 7 पे डाल सकते हो, आप सेंटोस 8 पे डाल सकते हो, आप रैल 8 पे डाल सकते हो। तो 7 से पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ये उसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट है कि आपको 7 होना ही होना चाहिए ओएस। अब हार्डवेयर की बात कर लेते हैं कि आपको हार्डवेयर कितना चाहिए। आप विंडोज पे भी डाल सकते हो, है ना। हार्डवेयर आपको क्या चाहिए? आपको हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लेगा 800 या फिर जो भी 700 स्पेस, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले लेता है। 1 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम। 10 GB आपका स्टोरेज होना चाहिए। 10 GB ले लो, 8 GB ले लो, जो भी है। 10 GB आपका स्टोरेज होना चाहिए। 1 कोर सीपीयू। ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर का। यानी कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप डालोगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले जाएगा इसका आधा रिसोर्स। अब उसके बाद में जो आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हो, जो आप इमेजेस रन करके कंटेनर सेटअप करने वाले हो, तो जितने आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे उतना एडिशनल रिसोर्स। एडिशनल रिसोर्स डिपेंड ऑन द एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन। जो आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे आपको जितना एडिशनल रिसोर्स वो यूज करेगी, उतना आपको एडिशनल रिसोर्स चाहिए अपने बेयर मेटल के साथ। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है डोकर सेटअप करने की। तो हम लोग जो सेटअप करने वाले हैं, हम लोग किसी पे भी सीख सकते हैं। आप बता दो, सेंटोस 7 पे सीखना है, 8 पे सीखना है, आप कहीं पे भी डाल सकते हो, आप रैल पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप बता दो कहाँ पे सीखना है, हम कौन सा यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जो बोलोगे मैं उस पर करके दिखा दूँ। सेंटोस करते हैं। अच्छा, ये जो सेंटोस है वो वीएम में आप कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं एडब्ल्यूएस से ले लूंगा। आप ओके, बता दो आपको एडब्ल्यूएस पे करना है या फिर वीएमवेयर पे करना है, हम दोनों पे कर सकते एडब्ल्यूएस से करते हैं अरविंद। हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं अब सेंटोस 7 वर्जन ले लो या फिर 8 वर्जन, जो भी आपको अच्छा लगे, आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो। रैल का भी आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, 7 या फिर 8। सेंटोस में एक ईपीएल नाम की रेपोजिटरी होती है, एक्स्ट्रा पैकेज फॉर इंटरप्राइज लिनक्स। उस रेपोजिटरी के अंदर आपका डोकर कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर पहले से है। मुझे नहीं, एक डोकर, बार फिर बताइएगा। ओके मैं बता दूं। सेंटोस के अंदर एक ईपीएल नाम की रेपोजिटरी पहले से कॉन्फ़िगर होती है। यम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, यम। तो हाँ यम हाँ, को और क्या चाहिए? रेपोजिटरी चाहिए। रेपोजिटरी क्या होती है? जहां पे सारे पैकेजेस हो रखे हो। तो सेंटोस के अंदर एक ईपीएल नाम की रेपोजिटरी पहले से कॉन्फ़िगर्ड होती है। अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ईपीएल रेपोजिटरी के अंदर आपका डोकर कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आपको कोई अलग से रेपोजिटरी ऐड करवाने की जरूरत नहीं है। आपको सेंटोस 7 या 8 के अंदर ईपीएल रेपोजिटरी एडेड होनी चाहिए, जिससे आपका डोकर कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है,
रैल 7 और रैल 8 पे अगर आपको करना है तो सेम ईपीएल रेपोजिटरी आपको यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि रैल 7 रैल 8 के अंदर ईपीएल रेपोजिटरी एडेड नहीं होती, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ईपीएल रेपोजिटरी ऐड करोगे तो वहां पे आपका डोकर कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर होगा और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको सेंटोस 7 या सेंटोस 8 या फिर रैल 7 या रैल 8 की मशीन चाहिए जिसके अंदर ईपीएल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए यम के लिए, बस। और कोई अगर रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड है तो आप डोकर कम्युनिटी एडिशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओ। तो चलो मैं जाता हूं मेरे एडब्ल्यूएस अकाउंट पे। ये एडब्ल्यूएस का लॉगिन है, आप एडब्ल्यूएस लॉगिन पे जा सकते हो, एडब्ल्यूएस। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका एडब्ल्यूएस लॉगिन आ जाएगा। अब आपको अपने कंसोल पे जाना है, तो यहाँ पे बटन होता है साइन इन टू द कंसोल, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मेरे से रूट यूजर का पूछ रहा है कि आपके अकाउंट का रूट यूजर मुझे बताओ, तो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं है एडब्ल्यूएस पे तो आप क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से बना हुआ है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड। AWS में मिनिमम रहता है ना 24 मंथ का फ्री? हाँ, इसमें आपको फ्री टायर सर्विसेज मिलती हैं, तो हम फ्री टायर पे ही काम करेंगे, हमारा कोई अमाउंट चार्ज नहीं है। मैं साइन इन कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन इन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मशीन चाहिए। एक सेकंड गाइस। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मशीन लेनी है एक सेंटोस 7 की या सेंटोस 8 की। तो हम 7 की मशीन ले लेते हैं कहीं से भी। तो मशीन लेने के लिए आपको एक EC2 नाम की सर्विस होती है, उस पे जाना पड़ेगा। सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिखने लगेगी। EC2 सर्विस पे जाना है, जहां से आप इंस्टांस क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एक मशीन ले सकते हो। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी तक मेरे पास कोई भी मशीन नहीं चल रही है, कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी मैंने हार्ड डिस्क नहीं ले रखी, वॉल्यूम नहीं है मेरे पास कोई भी। अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम लेनी पड़े, मुझे यहाँ पे इंस्टांस बनाना है। तो इंस्टांस बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, इंस्टांस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मुझे नई मशीन बनानी है, लॉन्च इंस्टांस। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ओएस चाहते हो, आपकी इमेज बताओ कि कौन सी इमेज चाहिए आपको इंस्टांस में। तो मैं सेंटोस 7 सर्च कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो AWS मार्केट प्लेस में चले जाओ, तो यहाँ पे आपको सेंटोस 7 की इमेज दिख। तो ये आपकी सेंटोस 7 की इमेज है, फ्री टायर एलिजिबल है। तो फ्री टायर इमेजेस को आप यूज कर सकते हो, इनमें आपका चार्ज नहीं लगता, ये लर्निंग पर्पज से हो। तो ये फ्री टायर इमेज है, ये मुझे मिल रही है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपको चार्जेस दिखाएगा कि अगर आप फ्री टायर इमेज में अगर आप इनमें से कोई भी रिसोर्स चूज करते हो तो उनके क्या क्या चार्जेस हैं। T2 नैनो, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, T2 मीडियम। तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हैं, ये समझ लो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन कि आपको क्या क्या जीबी रैम चाहिए, क्या रिसोर्स चाहिए उसके भी। आप तो ये देखो, ये आपको दिखा रहा है। T2 माइक्रो जो है वो फ्री टायर एलिजिबल है। T2 माइक्रो अगर आप चूज करोगे तो आपको 1 कोर सीपीयू मिलेगा। ठीक है, 1 GB रैम मिलेगी, एक आपको EBS स्टोरेज मिलेगा, यानी कि हार्ड डिस्क मिल जाएगी आपको। तो हम ये फ्री टायर वाला ही चूज कर लेते हैं कि हमें यही रिसोर्स चाहिए। आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल पे जाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज पे जाना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना। ऐड स्टोरेज में बता रहा है कि आपको 8 GB का क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। आपकी जो हार्ड डिस्क मिलेगी उसमें 8 GB का स्पेस मिलेगा। 10 चाहिए तो 10 ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, मुझे 10 GB स्टोरेज चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी ग्रुप यानी फायरवॉल का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है,
तो मशीन पे रिमोट एक्सेस कर पाए, क्योंकि मशीन तो पता नहीं किस डेटा सेंटर में बनेगी, तो हमें तो रिमोट एक्सेस तो करना है ना। तो एसएसएच नाम का रूल क्या है, एसएसएच जो रूल है वो अलाउ होना चाहिए। अगर ये रूल अलाउ नहीं होगा तो आप अपनी मशीन पे रिमोट एक्सेस करके उस पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो या तो एसएसएच अलाउ कर दो या फिर सारे ही अलाउ कर दो। मैं सारे पोर्ट ओपन कर रहा हूँ। सारे पोर्ट ओपन कैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में लर्निंग पर्पज से सारे पोर्ट ओपन करके चलना, ताकि कोई इश्यू नहीं हो। कैसे, यहाँ नया रूल ऐड करोगे, ओल्ड ट्रैफिक आता है यहाँ पे, ओल्ड ट्रैफिक IPv4, ओल्ड ट्रैफिक ये रहा, मुझे सारा ट्रैफिक अलाउ करना है। कहीं से भी आए, एनीवेयर, कहीं से भी आए, सारा ट्रैफिक अलाउ कर दो। कोई पोर्ट बंद नहीं है, सारे पोर्ट ओपन है बस। और सिक्योरिटी ग्रुप का नाम यहाँ पे दे दो, क्योंकि बार बार नया सिक्योरिटी ग्रुप थोड़ा ना बनाओगे। जब कोई नया इंस्टांस बनाओगे तो वो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप सबके साथ अटैच कर दो। अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप आप बार बार नहीं बनाओ। ठीक है, यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर दो कि हम डोकर के लिए कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, डोकर क्यूब। मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे दिया, ताकि अगर कोई दोबारा से कोई नया इंस्टांस बनाता हूं जिसमें मुझे सेम रूल अलाउ करने हैं, तो मैं यही सिक्योरिटी ग्रुप उसमें क्या करूंगा, यूज कर लूंगा। रिव्यू एंड लॉन्च करो बस। तो ये आपको रिव्यू एंड लॉन्च में आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको सेंटोस 7 की इमेज आपने यूज किया है, आपका क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। T2 माइक्रो इंस्टांस है, एक कोर सीपीयू के साथ, एक मेमोरी के साथ, ईवीएस स्टोरेज मिलेगा आपको। आपके कौन से रूल्स अलाउ होंगे, सारा पोर्ट ओपन है, सारा ट्रैफिक आ सकता है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्च कर दो। अब लॉन्च करते वक्त ये आपसे की पेयर पूछता है, यहाँ पे की पेयर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि एक तो होता है पासवर्ड से लॉगिन करना। आप रिमोट एक्सेस करोगे ना इसका, तो पासवर्ड तो देना पड़ेगा, लेकिन पासवर्ड का कोई यहाँ पे तरीका नहीं है। एडब्ल्यूएस आपको क्या कहता है कि आप एक की पेयर जनरेट करो, और उसी की पेयर से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है जब आप इंस्टांस में एक्सेस करो। तो आप, मेरे पास की पेयर पहले से बना हुआ है, मैं नया बना लेता हूँ, क्रिएट अ न्यू की पेयर। की पेयर का नाम क्या दे रहा हूँ, डोकर दे रहा हूँ, डोकर_1। डाउनलोड कर लेता हूँ। ये की पेयर कभी खोना मत, क्योंकि इसी की पेयर से आपका इंस्टांस एक्सेस किया जाएगा। तो मेरा डाउनलोड हो गया, लॉन्च कर देता हूँ। बार बार नया की पेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट कर सकते हो अगर कोई एग्जिस्टिंग की पेयर है तो उसको सेलेक्ट कर। तो ये आपका इंस्टांस इनिशिएट हो गया है, नीचे चले जाते हैं, व्यू इंस्टांस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा इंस्टांस इनिशिएट होके मिल जाएगा। अब टाइम लगाएगा इनिशिएट होने में, एक एक मिनट लगाएगा अप्रोक्सीमेटली पूरा स्टार्ट होने में, क्योंकि वहां पे मशीन रेडी होगी ना किसी न किसी डेटा सेंटर। तो ये देखो मेरे पास की पेयर आ चुका है। मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे इस की पेयर की जरूरत पड़ेगी। ये रहा, मुझे इस की पेयर को चाहिए। ये डॉट पैम एक्सटेंशन का की पेयर है। ये की पेयर काम में आएगा आपका रिमोट एक्सेस करने के लिए। किसी मशीन का जब आप रिमोट एक्सेस करते हो, तो उस कंडीशन में आप इस की पेयर को यूज करोगे। अब बात आती है, इसे रिमोट एक्सेस कैसे करें। तो रिमोट एक्सेस के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपका इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिनके लिए आपको उन टूल्स को यूज करते हुए आप रिमोट एक्सेस कर सकते हो। एक पॉपुलर टूल है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुटी। ये पुटी नाम का टूल आप इंस्टॉल कर लेना, जिससे कि आप अपनी मशीन का रिमोट एक्सेस कर पाओ। ठीक है, लेकिन पुटी टूल को जो की चाहिए किसी मशीन का एक्सेस करने के लिए, जो की रिक्वायरमेंट है, वो डॉट पैम नहीं चाहिए। हमने जो की डाउनलोड किया वो डॉट पैम एक्सटेंशन की है। पुटी को जो की चाहिए वो डॉट पीपी के एक्सटेंशन की होती है, डॉट पीपी के। तो हमें इस की को कन्वर्ट करना पड़ेगा पुटी टूल के लिए। तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो पुटी टूल का ही एक हमें बेनिफिट है कि पुटी जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको एक और टूल मिलता है, पुटी जैन। डिजाइन। तो पुटी जैन से आप अपनी उस की को कन्वर्ट कर सकते हो। किसी ने इस मशीन से डिलीट कर दिया है शायद, चेक इट अगेन। पुटी दिखा रहा है, पुटी जैन क्यों नहीं दिखा रहा है।
पुटी जैन नहीं दिखा रहा, आई थिंक किसी ने इसकी मशीन के साथ कुछ किया है, देखना पड़ेगा मुझे। करके रिमूव कर देता हूँ उसको। जस्ट सेकंड, मेरे पास रखा हुआ होगा यहाँ पे पुटी, फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ। ये तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए ना। उसको पुटी जैन होना चाहिए था, वो हट कैसे गया, वो किसी ने छेड़ाछाड़ी की मशीन के साथ, वो इशू है। कोई नहीं, हमारी मशीन जो है वो रेडी हो चुकी है। इस मशीन का हम रिमोट एक्सेस करेंगे इसकी पब्लिक आईपी को यूज करते हुए। सो देयर इज अ आईपी ऑफ दिस मशीन, आईपी है। उस मशीन पे कौन से यूजर को यूज करना है, तो यूजर नेम अगर आपको देखना है तो सेंटोस मशीन पे आप सेंटोस नाम के यूजर का यूज करो। वहां पे आपको जिस यूजर का रिमोट एक्सेस मिलेगा वो सेंटोस यूजर होगा, और वो सेंटोस यूजर की हमारे पास है ही, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कनेक्ट यूजिंग पुट्टी डायरेक्ट है ना, वहाँ पे पहले ब्राउजर आता था ना। पता नहीं इसमें, चलो आई हैव अनदर मेथड, आप पुट्टी से कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास दूसरा मेथड भी है यहाँ पे, पावर शेल, क्योंकि पावर शेल में एसएसएच आ चुका है मेरे पास, तो हम मैं उसको यूज कर सकता हूँ। पावर शेल होती है, इसके अंदर एसएसएच नाम का एक टूल आ चुका है, ठीक है। विंडोज 10 के लेटेस्ट वर्जन के अंदर एसएसएच नाम का टूल आ चुका है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं चला जाता हूँ सीडी, मेरी डाउनलोड फाइल कहाँ है, जिसमें जाना पड़ेगा जहां पे मेरी की रखी हुई है। तो एसएसएच को कोई भी पैम फाइल चाहिए, उसको पीपी की जरूरत ही नहीं है, वो पैम फाइल है, मैं जो कन्वर्ट करने की जरूरत है ही। कैसे रिमोट एक्सेस करोगे, तो ये कमांड आपको दे रखी है यहाँ पे, दिस इज द कमांड, इस मशीन का रिमोट एक्सेस करने के लिए, और इस कमांड को आपको यूज करना है। तो ये मेरी पैम फाइल मैंने दे ही दी है उसको। यूजर मुझे वहां पे सेंटोस का एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं एक्सेस कर जाऊंगा। ये यस पूछ रहा है, एक बार के लिए की एक्सचेंज करेगा। ये हम रिमोट एक्सेस कर गए, वी आर ऑन द एडब्ल्यूएस मशीन। अभी हम कहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं, एडब्ल्यूएस मशीन पे। ये स्क्रीन दिख रही है, आप सबको विजिबल है, आपको विजिबल है स्क्रीन? हाँ विजिबल जी है। हाँ जी। सो अब मशीन मेरी रेडी हो चुकी है। अब मुझे इस मशीन के ऊपर डोकर इंजन मुझे सेटअप करना है। आई हैव टू इंस्टॉल द डोकर इंजन। तो कैसे इंस्टॉल करोगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईपीएल रिलीज नाम की रेपोजिटरी सेटअप करनी पड़ेगी। तो पहले तो देख लो यम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यम रेपो लिस्ट ईपीएल नाम की आपको रेपोजिटरी ऐड करवानी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे आपका इनेबल दिखा रहा है, ये भी इनेबल दिखा रहा है, और ये भी इनेबल दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि मुझे डोकर चाहिए, और डोकर इन रेपोजिटरीज में है नहीं। अगर होगा भी तब हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो हमें ईपीएल रेपोजिटरी ऐड करवानी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो पहले हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं डोकर। तो जैसे ही आप ये इंस्टॉल करोगे, बाय डिफॉल्ट कम्युनिटी एडिशन ही इंस्टॉल होता है, इंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल नहीं होता सेंटोस में, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये कम्युनिटी एडिशन को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। अगर होगा इसकी रेपोजिटरीज में डोकर,
तो ये उसको इंस्टॉल कर देगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। yum-y install docker you need to be root, ये कह रहा है कि रूट होना चाहिए आपको, बिना रूट के आप ये कमांड नहीं चला सकते। तो हम पहले रूट बन जाते हैं, sudo -i, हम रूट बन गए। अभी हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं yum-y install docker। तो अगर डोकर होगा इसके अवेलेबल रेपोजिटरीज में तो इंस्टॉल कर देगा, अदरवाइज आपको एरर देगा। तो इसके पास डोकर था, इसलिए इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। इसके अवेलेबल रेपोजिटरीज में डोकर था, इसलिए इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। देख लो इंस्टॉल कर रहा है ना वो, क्यों? क्योंकि इसके पास अवेलेबल रेपोजिटरीज में डोकर है, इसीलिए उसको क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। तो अभी इंस्टॉल करने तो इसको, आपका डोकर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर डोकर नहीं होता इसकी अवेलेबल रेपोजिटरी में तो आप क्या कहते, तो आपको ईपीएल रेपोजिटरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ती, जो कि रेडिट में आपको करनी ही पड़ेगी। तो वहां पे आप क्या करोगे, कमांड चलाओगे yum-y इंस्टॉल ईपीएल रिलीज। एक ईपीएल रिलीज नाम का सॉफ्टवेयर होता है, इनके रेपोजिटरीज में पहले से पैकेज अवेलेबल है ईपीएल रिलीज। जैसे ही ये पैकेज इंस्टॉल करते हो तो आपकी ईपीएल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो जाती है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से ईपीएल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो जाती है। उस रेपोजिटरी के अंदर आपका डोकर रखा हुआ है। आप इजीली क्या कर लोगे, पहले तो ये पैकेज इंस्टॉल कर लो, ईपीएल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हो गई है, उसके बाद में डोकर इंस्टॉल कर लो, बस नथिंग टू डू, आपका इंस्टॉल होकर के मिल जाएगा। यस, ईपीएल पैकेज जो ये आरपीएम पैकेज है वो ऑलरेडी इसमें रहता है ना, सेंटोस में। सेंटोस में रहता है, बट रैल में नहीं मिलेगा। मैं आपको रैल का कंडीशन बता रहा हूं। अगर आप रैल में करोगे तो आपको पहले ईपीएल रेपोजिटरी ऐड करवानी पड़ेगी, देन आपको डोकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। गॉट इट? यस यस। तो यहां पे मैंने डोकर इंस्टॉल कर लिया। अब डोकर इंस्टॉल करने के बाद हमें पता है कि हमें अगर कोई भी एप्लीकेशन चलानी हो तो हमें उसकी सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है। ये चीज तो हमें पता ही है। तो डोकर की सर्विस कौन सी होती है? डोकर सर्विस। तो डोकर की सर्विस का नाम डोकर ही होता है। पूरे डोकर इंजन को कौन मैनेज कर रहा है? उसकी सर्विस मैनेज कर रही है, उस सर्विस का नाम क्या है? डोकर। तो आपका डोकर इंस्टॉल हो चुका है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट द सर्विस ऑफ डोकर। सिस्टम ctl स्टार्ट डोकर। जस्ट अ सेकंड, ओके, थोड़ा सा हैंग हो गया। स्टार्ट डोकर। तो मेरी डोकर सर्विस चल चुकी है, इसका स्टेटस पता कर लो, आपका डोकर इंजन चल रहा होगा। तो यही है आपकी डोकर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपका डोकर पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसके ऊपर कंटेनर्स बना सकते हो, कंटेनर बिल्ड कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कंटेनर कैसे बनाते हैं। ये देखो, आपकी डोकर इंजन सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसको इनेबल कर देते हैं ताकि अगर मेरी मशीन रीबूट होती है तो उस कंडीशन के अंदर डोकर सर्विस अपने आप स्टार्टेड हो। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में इनेबल करना पड़ेगा। तो हम इसको इनेबल कर देते हैं ताकि अगर हमारी मशीन कभी रीबूट होती है तो हमारी डोकर इंजन सर्विस जो है वो स्टार्टेड मिले। इनेबल हमने कर दिया। अब अगर हमारी मशीन का अगर इन फ्यूचर रीबूट होगी तो हमारी डोकर जो सर्विस है वो स्टार्टेड ही मिली। तो ये डोकर इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, बड़ा ही सिंपल है, इजी। तो आपका डोकर इंस्टॉल हो चुका है। इज देयर एनी क्वेरी स्टिल नाउ? यहां तक कोई क्वेरी है? नो 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 नो, ओके। सो डोकर आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। डोकर इंस्टॉलेशन हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ फर्दर हमने कुछ जान भी लिया है बहुत सारी चीजों के बारे में। इमेजेस के बारे में हमने पता कर लिया है, ठीक है। इमेजेस आर पोर्टेबल, पोर्टेबल कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से पता कर। अब बात आती है कि हम कंटेनर कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। आप लोग एक काम करो, पहले आप डोकर इंजन सेटअप, पहले आप अपनी मशीन रेडी कर लेना जिसके ऊपर डोकर इंस्टॉल करके आप रख लो, क्योंकि कल फिर हम एक बार में सारी चीजें कर लेंगे। बेसिक कमांड्स हम कल में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब मेन चीज यहाँ पे आगे सीखने की जो है वो ये है कि अगर आपको ये करना है कि अगर मुझे कोई
एप्लीकेशन को एक्सेस करवाना है बाहर से, मैंने कोई कंटेनर में एप्लीकेशन डाल दूंगा, एप्लीकेशन को बाहर से एक्सेस करवाना है, या फिर मुझे किसी एप्लीकेशन को पीछे स्पेस प्रोवाइड करना है, वॉल्यूम देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं डोकर में सीखने की, लेकिन वो सारी चीजें सीखने के पहले आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। आपको डोकर के ऊपर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने आने चाहिए। जैसे लिनक्स में बेसिक कमांड होती है, वैसे ही डोकर की बेसिक ऑपरेशन आपको आने चाहिए। अब वो बेसिक ऑपरेशन क्या है कि कंटेनर कैसे बनाएं, कैसे लिस्ट करें कि कौन से कंटेनर चल रहे हैं हमारे पास, कैसे हम किसी कंटेनर को हटा सकते हैं, इमेजेस को हम कैसे पुल कर सकते हैं, इमेजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस है, ये हमें आने चाहिए। ये आपकी बेसिक कमांड्स है डोकर की, ये आपको आनी चाहिए, तभी आप कंटेनर्स इमेजेस वगैरह सेटअप कर पाओगे। तो हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। अब डोकर आपने जो सेटअप किया है, इसके अंदर पहले से डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल होता है। मैंने आपको डायग्राम बताया था कि अगर आपको जिस भी रजिस्ट्री सर्वर से इमेज को पुल करना है, उस डोकर होस्ट के पास उस रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल होना चाहिए, वरना इस डोकर इंजन को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें किस रजिस्ट्री सर्वर से तुम्हें इमेज को उठा के लेके आना है। तो डोकर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा, अगर आपके पास डोकर इंजन चल रहा है, तो इसके अंदर पहले से docker.io नाम का एक यूआरएल होता है, dockerhub.io। ये आपकी ये आपकी रजिस्ट्री सर्वर है डोकर हब, डोकर कम्युनिटी का रजिस्ट्री सर्वर है dockerhub.io। तो इसका यूआरएल पहले से डोकर इंजन के पास होता है। तो अगर आपको इमेज पुल करना चाहते हो, तो आपको किसी रजिस्ट्री सर्वर का नाम नहीं देना, उसका आईपी नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ इमेज का नाम देकर के आप इमेज को पुल कर सकते हो, क्योंकि उसके डोकर इंजन के पास पहले से डोकर हब रजिस्ट्री सर्वर का यूआरएल अवेलेबल है। तो देखो, चलो ग्राफिकली जाते हैं पहले तो। तो ये मेरा डोकर हब एक रजिस्ट्री सर्वर है, इमेज रजिस्ट्री सर्वर। इसका यूआरएल पहले से हमारे डोकर इंजन के पास है। एक्सप्लोर पे जाओ, लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सारी की सारी क्या है, आपकी इमेजेस है, ये आपके रजिस्ट्री सर्वर का ग्राफिकल लुक है। आप अपने रजिस्ट्री सर्वर को देख सकते हो ग्राफिकली। तो यहाँ पे देखो, ये आपका रजिस्ट्री सर्वर का ग्राफिकल लुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे कि मुझे अपाचे सेटअप करना है, तो अपाचे की इमेज का नाम क्या है, HTTP। ये आपकी अपाचे की इमेज है HTTPD। मुझे ये सेटअप करना है, मुझे इसकी इमेज चाहिए। तो इसकी इमेज आप अपने डोकर होस्ट पे कैसे लेके आ सकते हो। आपका डोकर होस्ट चल रहा है, उसके ऊपर आपको इस इमेज को यूज करना है। अब इस इमेज को लेके आना पड़ेगा पहले तो इस इमेज को बनाने के लिए इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो ये देखो, अलग अलग वर्जन्स है, 2.4, 43 अल्पाइन, 2.4, 2.4 2 वाला वर्जन सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन। ठीक है, तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन अगर आपको पुल करना है, तो आपको टैग देना पड़ेगा कि दैट आई हैव टू पुल द स्पेसिफिक वर्जन 2.4। अगर आप कोई इमेज के नाम के साथ कोई टैग नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा वर्जन पुल करता है, लेटेस्ट वर्जन। तो चलो पुल करके देखते हैं। डोकर इमेजेस, डोकर पुल, और यहां पर आपको इमेज का नाम देना है। HTTPD नाम की एक इमेज है, उसको पुल करके लेके अब पुल करने के लिए कहां जाएगा, ये डोकर हब के रजिस्ट्री सर्वर पे जाएगा, जिसका यूआरएल इसके पास पहले से अवेलेबल है। और डोकर हब का रजिस्ट्री सर्वर कहां चल रहा है, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट से तो कनेक्टेड है ना मेरी मशीन। अब मुझे अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन पुल करना होता, तो मैं यहाँ पे क्या देता, कोलन देकर के टैग देना पड़ता। जैसे कि मुझे सिर्फ 2 वर्जन पुल करना है, जो टैग वहां पे स्पेसिफाई कर रखा है, वो वर्जन मुझे देना पड़ता। 2.4 करना है या फिर कोई और वर्जन पुल करना, तो आपको टैग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक होता है इमेज का नाम और एक होता है टैग। टैग स्पेसिफाई करता है कि कौन सा वर्जन आप पुल कर रहे हो इमेज। तो मैं यहाँ पे अगर टैग स्पेसिफाई नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट टैग को पुल करके लेके आए। दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, dockerhub.io, docker.io नाम का एक यूआरएल है, उसके ऊपर जा रहा है, उसकी लाइब्रेरी में जाकर के HTTPD की एक इमेज रखी हुई है, उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो उस इमेज को ये पुल करके लेके आ गया अपने पास। तो इसने 4-5 आइडिया पुल किए हैं, इनका मतलब हम बाद में सीखेंगे कि ये 4-5 आइडिया क्या हैं, क्या पुल करके लेके आया ये वहां से।
तो इसने फाइनली आपको दिखा दिया कि डोकर न्यूअर इमेज फॉर docker.io httpd का लेटेस्ट टैग आपके पास पुल हो चुका है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास फिलहाल कौन सी इमेजेस रखी हुई है? इस डोकर होस्ट के जो इसका इमेज फाइल सिस्टम है, मैंने आपको बताया था ना, हर डोकर होस्ट के पास उसका एक इमेज फाइल सिस्टम होता है जहां पे वो इमेजेस को मेंटेन करके रखता है। तो अब मैं कैसे पता कर सकता हूं कि मेरे पास कौन सी इमेजेस हैं? तो डोकर इमेजेस आपके पास यहाँ पे कमांड है, उससे आप देख सकते हो कि कौन सी इमेजेस आपके पास अवेलेबल है। आपको बता रहा है कि आपके पास httpd नाम की एक इमेज है जिसका लेटेस्ट टैग आपके पास है। ये उस इमेज की एक आईडी है, यूनिक आईडी, ये आपको यहां से मिल गई। कब क्रिएट की गई थी? 35 आवर्स अगो पहले इसका लेटेस्ट टैग बनाया गया था। 35 आवर्स पहले डोकर रजिस्ट्री सर्वर के ऊपर 35 आवर्स पहले ये लेटेस्ट नाम का जो वर्जन है ये वहां पे क्रिएट किया गया होगा। इसकी साइज कितनी है? 166 MB। तो देखो 166 MB, इसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही नहीं सकता। 166 MB के अंदर कहां से आ जाता पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम? आप खुद सोच के देख लो। इमेज की साइज देखो कितनी है, 166 MB। तो इसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक यूटिलिटी जो इस एप्लीकेशन को चाहिए और इस एप्लीकेशन की मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडेंसीज, दीज आर अवेलेबल इन दिस इमेज। इस इमेज के अंदर सिर्फ वही है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी हुई है। सो गॉट इट? यहां तक की पता चल गया? यहां तक की इंफॉर्मेशन? यहां तक कोई डाउट है? ओके, क्लियर है। नहीं नहीं, कोई Clear डाउट है? नहीं है। हाँ। आगे की कमांड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं, तब तक आप लोग इतना एक बार रिवाइज कर लो और रेडी कर लो। इज दिस सफिशिएंट फॉर टुडे? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। तो मैं ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर कर दूंगा, आज की रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर दूंगा टिल द इवनिंग, और आप इतना आप रेडी कर लो आज के सेशन के लिए, बाकी कल हम डोकर की बेसिक कमांड्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक, थैंक यू। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू।